हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं A16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसको कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डिफिनीशन में तीन चीज़ें होते हैं। सबसे पहला टेंजिबल, सेकंड नंबर पर नॉन करंट एसेट और थर्ड हेल्ड पर यूज़। तो टेंजिबल का मतलब होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या जिसको टच किया जा सकता हो, जिसको देखा जा सकता हो। सेकंड नंबर पर नॉन करंट एसेट, वो वो एसेट जिसकी 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो। और थर्ड हेल्ड फॉर यूज़। हेल्ड फॉर यूज़ का मतलब जो यूज़ के लिए पड़ा हुआ हो। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये वो एसेट है जो हमने यूज़ करने के लिए लिया हुआ है, या फिर वो एसेट जो हमें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो एक दफ़ा रीड कर देते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल, नॉन करंट एसेट, हेल्ड फॉर यूज़। अब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के रिकॉग्निशन पर बात करते हैं। यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को बुक में पहली दफ़ा कब लिखते हैं? तो इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को बुक में तब लिखते हैं जब डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मिट। जब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के डिफिनीशन मिट हो, पूरी हो। सेकंड नंबर पर कास्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली, और कास्ट रिलायबली मेजर होंगी। कास्ट अगर रिलायबली मेजर नहीं हो तो एंट्री कैसे बनाएंगे? और थर्ड नंबर पर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है 50 to 95% चांस, यानी प्रोबेबल चांसेस हो कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इनिशियल मेजरमेंट पर बात करते हैं। यानी जब हमने चीज़ें ख़रीदी थी उस दिन लिख लेना। यानी वेरी फर्स्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो इसमें हर वो चीज़ जिसके बगैर एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाना नामुमकिन हो, वो सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज करेंगे, यानी एसेट की कास्ट में ऐड करेंगे। तो इसमें अमूमन ये चीज़ें आते हैं। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी आता है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन, एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रिस्टोरेशन। तो अब इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इनिशियल मेजरमेंट में सबसे पहला लीस्ट प्राइस, यानी चीज़ का जो प्राइस है उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। इसके बाद अगला चीज़ आता है इंपोर्ट ड्यूटी। जब बाहर ममालिक से चीज़ें मंगवा रही हो तो बीच में कस्टम डिपार्टमेंट आता है, तो वो चीज़ को बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के रिलीज़ नहीं करता। नॉन रिफंडेबल टैक्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। जैसे मैंने बाज़ार में एक एसी ख़रीद लिया, तो इसको बाज़ार से गाड़ी में लाना होगा। इसके बगैर ये एसी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक एसी को घर में नहीं लाएंगे तो कैसे काम करेगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन कास्ट। जब चीज़ को इंस्टॉल नहीं करते तब तक वो एसी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। साइट प्रिपरेशन, ये साइट प्रिपरेशन क्या होता है? जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने एक बड़ा एसी ख़रीद लिया, तो कमरे में पहले पुराने एसी को हटाना पड़ेगा, फिर इसकी जगह को ठीक करना पड़ेगा, ताकि उस जगह में नया बड़ा एसी है वो फिट हो जाए। तो जगह को ठीक करने पे जो कास्ट लगते हैं ना, वो भी एसेट के कास्ट में ऐड होता है। इनिशियल मेजरमेंट में सबसे आखिरी चीज़ है एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रिस्टोरेशन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे एक ज़मीन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल है, तो हमने इसकी 10 साल का लाइसेंस ले लिया कि हम यहाँ से मिनरल निकालेंगे। जब हमने इसकी खुदाई शुरू की तो लीगल डिपार्टमेंट वाले आए और पेपर दिया और कहा कि इस पेपर पर साइन कर दो वरना काम ख़त्म। तो जब हमने पेपर पढ़ लिया तो इसमें ये लिखा होता कि जब आप यहाँ से 10 साल बाद जाएंगे तो इस एरिया को इस तरह ठीक करना जैसा कि पहला था। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी एसेट के कास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बगैर एसेट को वर्किंग कंडीशन में नहीं ला सकते, यानी इस साइन के बगैर इस मिनरल वाले एरिया पर काम नहीं कर सकते। तो इनिशियल मेजरमेंट में ये सब कुछ था जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया।
IA-16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पर बात करते हैं। आने वाली कल में एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल में से एक पिक कर लेना। यानी आज के बाद जब भी एसेट ख़रीदे तो शराफत से एक मॉडल पिक कर लेना, यानी कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल में से एक पिक कर लेना, एक मॉडल को चूज़ कर लेना। जैसे आपने एक एसेट ख़रीदा और 2 साल बाद इस पर और ख़र्च करेंगे, तो 2 साल बाद वाले ख़र्चा जो है वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। और आने वाले कल में एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी 2 साल बाद इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आता है। और यह सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के 2 मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल और दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सबसे पहले कॉस्ट मॉडल पर बात करते हैं। कॉस्ट मॉडल में आप एसेट को कैरी करते हो कॉस्ट पे, तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है। यानी जो भी एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट उससे हर साल का डिप्रिसिएशन, और अगर किसी साल में इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो वो माइनस कर देते हैं, और फिर इसके बाद ये जो भी कैरिंग वैल्यू आ जाती है, तो कॉस्ट मॉडल में एसेट को इस पे कैरी करते हो। जैसे 2 साल पहले आपने एक मशीन ख़रीदा था $200 का, पहले साल में वो 20 का डिप्रिशिएट हुआ, जबकि दूसरी साल में भी 20 का डिप्रिशिएट हुआ, तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपके पास 40 आ गया, जबकि अब तक कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आ गया उस मशीन पर। तो 200 में से जब 40 माइनस कर देते हैं तो आपके पास कैरिंग वैल्यू 160 का आ जाता है। तो कॉस्ट मॉडल में आप एसेट को इस तरह कैरी करते हो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सेकंड नंबर पर है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में आप एसेट को कॉस्ट पे नहीं बल्कि फेयर वैल्यू पे कैरी करते हो। तो हर साल के आखिर में या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन के बाद एसेट के जो फेयर वैल्यू बन रहे होते हैं उससे अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर देते हो। तो आपके पास जो कैरिंग वैल्यू बन रही होंगी, तो रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को इस पे कैरी कर रहे होते हैं। कंडीशन फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल, जब रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करेंगे तो इसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए। इसमें सबसे पहला फेयर वैल्यू इज़ रिलायबल, फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबल होना चाहिए। सेकंड नंबर पर रिवैल्यू ऑन रेगुलर बेसिस, यानी जब कभी भी मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आ जाए तब रिवैल्यू करेंगे। यानी आपने एक चीज़ ख़रीदा था $5000 का, अब इसकी मार्केट वैल्यू में चेंज आ गया और वो $6000 पर पहुंच गया, तो अब तो चाहिए कि हम इसको रिवैल्यू करें, क्योंकि 1000 का चेंज जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज है, बड़ा चेंज है। थर्ड नंबर पर होल क्लास ऑफ एसेट मस्ट बी रिवैल्यूड, यानी जो भी कास्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो वो इंटायर क्लास ऑफ इक्विपमेंट पे अप्लाई करना है। यानी अगर मेरे पास 10 बिल्डिंग है और अगर मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लिया तो मैं 10 की 10 बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करूँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 7 बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करो और 3 बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल यूज़ करो। तो अब ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, इस पर बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइजेशन, तो जब आपने एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल के थ्रू मेजर किया और रिकॉर्ड किया और इस एसेट में अपवर्ड रिवैल्यूएशन आया हुआ है, यानी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ आया हुआ है। जैसे एसेट की वैल्यू 20 का था लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद 30 पर पहुँच गया, तो फिर आपने डबल एंट्री इस तरह बनाने हैं। डेबिट नॉन करंट एसेट और कितना इंक्रीज़ आया हुआ है 10, तो डेबिट नॉन करंट एसेट 10, क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व 10। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व अनरियलाइज गेन है, क्योंकि एसेट पड़े इंक्रीज़ हुआ है जबकि जिब में कुछ नहीं आया हुआ है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं चला जाता, तो ये इक्विटी में चला जाता है। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ना, ये इक्विटी में चला जाता है। तो अब इसकी रियलाइजेशन पर बात करते हैं। तो रियलाइजेशन में रिवैल्यूएशन रिजर्व को ख़त्म करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर रियलाइजेशन के 2 तरीक़े हैं, एक रिवैल्यूड एसेट को सेल करना और दूसरा रिवैल्यूड एसेट को यूज़ करना। तो रियलाइजेशन में सबसे पहले सेल पर बात करते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूड एसेट को सेल करके और टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक वक्त में ख़त्म करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तो इसका डबल एंट्री इस तरह होता है, डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट रिटेन अर्निंग। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 का था, तो डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व 10, क्रेडिट रिटेन अर्निंग 10। रियलाइजेशन में सेकंड नंबर पर है यूज़। तो जब आपने एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल के थ्रू मेजर किया और रिकॉर्ड किया और आप उस एसेट को यूज़ कर रहे हो, और मिसाल के तौर पर आपके पास अपवर्ड रिवैल्यूएशन आया हुआ है, तो फिर इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को थोड़ा थोड़ा ख़त्म करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हो। यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व को जितना यूज़ किया इतने रिवैल्यूएशन रिजर्व को ख़त्म करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो इसकी डबल एंट्री इस तरह होता है, डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट रिटेन अर्निंग। तो अब डिप्रिसिएशन पर बात करते हैं। आपके पास जो एसेट है इसकी वैल्यू में डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब वो कि एसेट डिप्रिशिएट हो रहा है। जैसे आज आपने एक नई गाड़ी ख़रीदी 10 लाख में, और 4 साल बाद जब आप इस गाड़ी को सेल करेंगे, बेचेंगे, तो 10 लाख पे सेल होगा? तो नहीं, क्योंकि 4 साल में आपने इस गाड़ी को यूज़ किया, तो इसकी वैल्यू में डिक्रीज़ आता रहा। तो तकरीबन 4 साल बाद आप इस गाड़ी को 6 लाख पे सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि ये एसेट 4 लाख का डिप्रिशिएट हुआ। तो एसेट की वैल्यू क्यों डिक्रीज़ हो रही होती है? क्योंकि आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो वो फिज़िकल वियर एंड टियर यानी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है। तो पारित करते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यू टू फिज़िकल वियर एंड टियर, यूजेज एंड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट। और इसकी डबल एंट्री इस तरह होते हैं, डेबिट डिप्रिसिएशन, क्रेडिट एसेट आर अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो अब डिप्रिसिएशन के टाइप्स पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जितनी भी डिप्रिसिएशन हो रही है वो एक ही रेट पे हो रही है। मतलब पहले साल में अगर 1 लाख की डिप्रिसिएशन हुई तो दूसरी साल भी 1 लाख की डिप्रिसिएशन होंगी, तीसरी साल भी 1 लाख की डिप्रिसिएशन होगी। या फिर अगर पहले साल में 10,000 की डिप्रिसिएशन हुई तो दूसरी साल भी 10,000 की डिप्रिसिएशन होगी, तीसरी साल भी 10,000 की डिप्रिसिएशन होंगी। इसका फार्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है कास्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू में चेंज आ रहा होता है, या फिर अगर एसेट के रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में चेंज आ गया, तो फिर चेंज के बाद ये फार्मूला यूज़ होता है, कैरिंग वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो डिप्रिसिएशन का सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका फार्मूला है कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज। इस मेथड में डिप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देते हैं। जैसे आज हमने एक एसेट ख़रीदा $1 लाख का, तो फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला है कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो फर्स्ट ईयर के लिए कैरिंग वैल्यू 1 लाख है, जबकि एसेट 20% से डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 20%, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन 20,000 आ गया। इस तरह सेकंड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड ईयर के लिए कैरिंग वैल्यू 80,000 है, क्योंकि 1 लाख से जब हमने 20,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू 80,000 आ गया। और एसेट 20% से डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 80,000 को जब हम 20% से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास सेकंड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन 16,000 आ गया, जो कि फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन से कम है। अब थर्ड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह आया हुआ है। तो थर्ड ईयर के लिए कैरिंग वैल्यू है 64,000, क्योंकि 80,000 से जब हमने 16,000 माइनस कर दिए तो हमारे पास थर्ड ईयर के लिए कैरिंग वैल्यू 64,000 आ गया। और ऐसे 20% से डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 64,000 को जब हम 20% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास थर्ड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन 12,800 आ गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिसिएशन कम होते जाएंगे, क्योंकि पहले साल में 20,000 है, जबकि सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन 16,000 पर आ गया, जबकि थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन और कम होकर 12,800 पर आ गया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिसिएशन कम होते जाएंगे, इसलिए इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रखा गया। रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और डिप्रिसिएशन मेथड को ईयर एंड या रिपोर्टिंग डेट पर रिवाइज करो। अगर तीनों में एक भी चेंज हो गया तो फिर एडजस्टमेंट प्रोस्पेक्टिवली यानी आने वाले साल के लिए चाहिए, पिछले सालों की एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो एक बार रीड भी करते, मस्ट रिव्यू रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ एंड डिप्रिसिएशन मेथड
at each reporting date. And if revised, treat this change in accounting estimate and account per prospectively, mean no adjustment is required in previous year. तो अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ये क्या होता है? जैसे आज आपने एक एसेट ख़रीदा और 2 साल बाद इस पर और खर्चे करेंगे, तो ये 2 साल बाद वाली खर्चे जो है ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, इस पर बात करते हैं। तो रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेंट ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाली एक्सपेंडिचर है और इसको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते, यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के पार्ट नहीं बनाते, जबकि ये खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। रिपेयर, मेंटेनेंस, रिपेयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड नंबर पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में सेकंड नंबर पर इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर पर बात करते हैं। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इम्प्रूव हो रही होते हैं और इस एक्सपेंडिचर को प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज करते हैं, यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के पार्ट बनाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले एक्सपेंडिचर होते हैं। इसकी वजह से एसेट की यूज़फुल लाइफ बढ़ जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाता है, पर यूनिट कास्ट डिक्रीज़ हो जाता है और इन सारे खर्चों को प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के में कैपिटलाइज करते हैं, यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के पार्ट बनाते हैं। तो अब इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर के टर्म को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यूज़फुल लाइफ, जैसे आपके पास एक नॉन करंट एसेट था, इसकी यूज़फुल एक मशीन था, इसकी यूज़फुल लाइफ 5 साल थी, लेकिन आपने इस पर खर्चे कर दिए और अब इसकी यूज़फुल लाइफ 8 साल पर पहुंच गया, या फिर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, या फिर कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गया। कैपेसिटी इंक्रीज़ कैसे? आपके पास एक मशीन था, वो पहले 10,000 यूनिट बना रहे थे, लेकिन आपने इस पर बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए, जिसकी वजह से अब वो 30,000 यूनिट बना रही है, या फिर पर यूनिट कास्ट कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे एक मशीन था, इसको चलाने के लिए 10 एम्प्लॉय चाहिए थे, लेकिन आपने इस पर बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिया और अब 1 एम्प्लॉय चाहिए इसको चलाने के लिए, तो 9 एम्प्लॉय के खर्चे कम हो गया, इसकी जिसकी वजह से कास्ट पर यूनिट भी डिक्रीज़ हो गया। तो इन सारे खर्चों को प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ऐड करते हैं, एडिट टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में थर्ड नंबर पर है रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट। जब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के मेजर पार्ट को रिप्लेस करते हो तो जो ओल्ड पार्ट, पुराना हिस्सा होता है ना, इसको डी रिकॉग्नाइज करना, यानी अपनी बुक में से ख़त्म कर देना और इसके लिए डिस्पोजल एंट्री बनाना। और जो नया पार्ट होता है ना, और जो नया हिस्सा होता है ना, इसको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के पार्ट बनाना एक अलग एसेट के तौर पर। ओल्ड पार्ट डी रिकॉग्नाइज एंड न्यू पार्ट कैपिटलाइज एज अ सेपरेट एसेट। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में 4 नंबर पर है ओवरहॉल इंस्पेक्शन कास्ट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के ओवरहॉलिंग इंस्पेक्शन पर बात करते हैं, जैसे मशीनों की ओवरहॉलिंग यानी सफाई और मरम्मत होती है या इसकी इंस्पेक्शन की जाती है। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होना चाहिए, और अगर इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है तो फिर इसको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के वैल्यू में ऐड करेंगे और इन एक्सपेंडिचर को इनकी यूज़फुल लाइफ पे डिप्रिशिएट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटलाइज एज सेपरेट पार्ट ऑफ एसेट एंड डिप्रिशिएट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। डी रिकॉग्निशन, यानी पिछले रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को बुक में ख़त्म कर देना, निकाल देना। अगर इस पे कोई प्रॉफिट या लॉस आ जाता है तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देना, और इसके लिए डबल एंट्री इस तरह होती है, डेबिट कैश क्योंकि आपके पास कैश आ जाता है, और क्रेडिट एसेट क्योंकि एसेट आपसे ख़त्म होकर चला जाता है, और अगर प्रॉफिट आ गया तो क्रेडिट प्रॉफिट, और अगर लॉस आ गया तो डेबिट लॉस। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, डी रिकॉग्निशन टू एलिमिनेट previously recognized property plant and equipment from financial statement. Any gain or loss on disposal will charge to profit and loss.